पथोरिया के क्रिकेट मैदान में देश के गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल दिवस तो जितने भाई लोग हैं, देखिए खेल कूद में छोटी मोटी तकरार होती है, ये खेल का पार्ट है, लेकिन उसे खेल के मैदान के अंदर रहने दीजिए। आपसे बैठिए बाबू, बैठ रहे, बैठ। और मैं स्थानीय थाना के प्रभारी उनसे कहूंगा कि थोड़ा सा देखिए, बच्चा लोग को शांत करिए। खेल में होता है, हार जीत के बाद थोड़ा सा परिस्थिति असामान्य होता है, और मैं बिल्कुल पूरी आशा रखता हूं कि थाना की टीम मुस्तैदी के साथ इस विषय का समाधान करेंगे। हाँ, उनको समझाइए खेल कूद में होता है। देखिए, खेल कूद में कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ इशारे ऐसे होते हैं, तो थोड़ा सा आपको उसे खेल तक ही सीमित रहने दीजिए। ध्यान रहे कि इस खेल के मैदान के बाहर आप एक दूसरे के नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं। जी हाँ, कोई आपका दूर का मामा का लड़का होगा, कोई आपका दूर का फुआ का लड़का होगा, तो इसलिए खेल को खेल तक रहने दीजिए। मैं मानता हूं हम लोग भी खेले हैं, और खासकर जब रोमांचक मैच होता है, टफ मैच होता है, तो ऐसा गुस्सा का होना, आक्रामकता का होना स्वाभाविक है। लेकिन भाई लोग धीरज रखिए, शांत हो जाइए। आप लोग खेल कूद, ये आक्रामकता खेल के अंदर का हिस्सा होता है, वो खेल के मैदान तक ही रहने दीजिए। खेल के बाहर आप अच्छे दोस्त हैं, खेल के बाहर आपका एक अच्छा नाता है, अच्छा रिश्ता है, और खेल 2 घंटों का होता है, लेकिन हमारा रिश्ता 40 साल, 50 साल, 60 सालों का होता है। इसलिए 2 घंटे के खेल में अगर कोई तनिक मनिक ऊपर नीचे हो भी जाए, तो ध्यान रखिएगा हमारा और आपका नाता, जो रिश्ता है, वो कई सालों का है और कई सालों तक चलेगा। इसलिए आप लोग, मैं मानता हूं हुआ होगा कुछ, हो सके छोटी मोटी गलतियां दोनों तरफ से हुई होंगी, लेकिन आप लोग शांत हो जाइए। खेल कूद में ये सब होता रहता है। खेल का झगड़ा, खेल का गुस्सा खेल के मैदान तक ही रहने दीजिए। खेल के बाहर आप आइए, आप अच्छे इंसान हैं, आप भारत देश के अच्छे नागरिक हैं, आप खेल के बाहर आइए। आप खेल के मैदान को भूल जाइए। अरे जो हार गए वो अगले टूर्नामेंट की तैयारी करिए, और जो जीत गए आप जश्न की तैयारी करिए, लेकिन आपस में नहीं उलझिए। अब जो हार गए, अगला टूर्नामेंट होगा, आप अगले टूर्नामेंट में इसी टीम को हराइए, फिर मैदान में एक दूसरे का आमना सामना करिए। लेकिन अभी आप लोग शांत हो जाइए मेरे प्यारे भाइयों। दोनों ही टीम हमारे अपने हैं, दोनों टीम के समर्थक हमारे अपने हैं, दोनों ही टीम हमारे अपने हैं। ये महज एक खेल है, ये महज एक खेल है साथियों। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा, जो भी खेल के मैदान के अंदर हुआ वो होता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खेल हो या पंचायत का खेल हो, खेल होता है। खेल में तकरार दिखता है मैदान के अंदर स्लेजिंग होता है, मैदान के अंदर तीखी नोक-झोंक होती है। अरे आपको मालूम है, जब खेल की बात आती है और राइवलरी की बात आती है, तो सबसे आमने सामने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, पाकिस्तान होते हैं। लेकिन देखिए खेल के मैदान के बाहर कितना उनका भाईचारा है, कैसे एक दूसरे से बात करते हैं, कैसा एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। आप सचिन से पूछिए कि इंतजाम कैसे खिलाड़ी थे, वो कभी नहीं कहेंगे वो खराब खिलाड़ी थे, वो कभी उनकी बुराई करेंगे नहीं, बोलेंगे सज्जन खिलाड़ी थे। आप इंतजाम से पूछिए सचिन कैसे खिलाड़ी थे, बोलेंगे ग्रेट लीजेंड था। तो खेल के अंदर होता है, वहां से कोई नहीं रोक सकता है, न हम रोक सकते हैं, न आप रोक सकते हैं, न देश की सरकार रोक सकती है, न राज्य की सरकार रोक सकती है। खेल के अंदर तीखी नोकझोंक होगी, लेकिन वो खेल तक होना चाहिए। खेल के बाहर आप सभी लीजेंड हैं, आप सभी अच्छे लोग हैं। इसलिए जो हुआ वो उस समय के लिए रहने दीजिए, आप उसे खेल के बाहर मत लेकर आइए। खेल के बाहर एक खूबसूरत दुनिया है जो आपका इंतजार कर रही है। चलिए, मामला लग रहा है शांत है, और शांत ही रहे। दिक्कत है आज के समय का खान पान है। एक जमाना हला हमी सगी मुखिया जी, तोर मैया, तोर काकी, तोर अम्मी खाला तो मरुआ लस्सी घट रहा, अभी किधर ही अब सालफेट वाला खाना गाँव मानवे नगर आते।
साबिन एकदम जितना जल्दी बनक जाए एकदम केमिकल वाला खाना, तो केमिकल सीधा दिमाग में असर होता है, 1 सेकंड बर्दाश्त। अरे भाई बर्दाश्त करने लिए की रहता है। अगर अपनी भाषा में कहावत है ना, जो शहर से रहे, जो शहर से रहे और धीर पानी पत्थर काटे, ये पानी धीरे धीरे गिरे हुआ पत्थर काटे, जितना जोर गिर तो पानी खत्म। तो भाई जिंदगी में अच्छा बहुत दूर तक जाना हो, कुछ बनना हो तो धीर पानी, धीर भाई के रहो, धीरे पानी पत्थर काटे। तो आज इस फायर तोहनी आराम से फायर पूछा ध्यान का दे दम डिस्टर्ब कर रहा। अरे अपर साथी सब तोहनी अपन संज्ञा के दोस्तों को धमका। पहले दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि आप दोस्त के गलत कामों में साथ दें। दोस्त का मतलब होता है अगर वो गलत करे तो रास्ता दिखाइए। देखिए इन लोग क्यों मनोबल बढ़ रहा है, ना सिर्फ 4 लोग उसके साथ खड़े हैं, 4 लोग जो आप उनके साथी हैं, आप उनको डांटिए कि आप माहौल खराब कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, कोई भी आदमी अगर गुनाह करता है, कोई भी आदमी अगर गलत रास्ता अपनाता है, उसमें अगर दोस्त लोग अगर साथ नहीं देगा तो कभी गलती नहीं करेगा। तो आप अगर उनके अच्छे दोस्त हैं, अच्छा रास्ता दिखाइए। भले आपके दोस्त हैं, आपके लंगोटिया यार हैं, आपके साथ कंचा खेले होंगे, आपके साथ गोली डंडा खेले होंगे, लेकिन आप उन्हें कहिए कि आप यहाँ गलत है। दोस्त का मतलब ये नहीं होता है कि दोस्त अगर गलत करे उस काम में साथ दे। दोस्त है आपने समझाइए कि मेरे दोस्त आप यहाँ गलत हैं, शांत हो जाइए। तो जो भी साथी हैं आपके दोस्त हैं, 4-5 लोग आप लोग आगे पीछे हैं, और एक आदमी तो झगड़ा करता है, माहौल एक आदमी खराब करता है, ये हजारों ढूंढ माहौल खराब हो गया। तो इसलिए माहौल खराब 1-2 आदमी करते हैं, आप लोग 10-20 की संख्या में उनका साथ मत दीजिए, उनको समझाइए। तो आज इस क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल दिवस उपस्थित हमारे मंच में मंचासीन इकलाक भाई, राजा जी, हरिंदर दा, मुखिया दा, तमाम हमनी के बोड़ भाई, हमनी के दादा, हमनी के काका जेठा जो मंच में मंचासीन हथिन, सभी के जोहार, नमस्कार, आदाब। इस आयोजन कमेटी के विशेषकर धन्यवाद। बड़ी सुंदर कार्यक्रम, बिल्कुल बस खाली गांव देहात के ग्राउंड में इस प्रकार के कार्यक्रम होना, गांव देहात के कार्यक्रम में इस प्रकार के खेल कूद होना कहीं ना कहीं काबिल तारीफ की बात है। तो आयोजन समिति के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम के संचालन करता। हम धन्यवाद देंगे स्थानीय थाना प्रभारी और तमाम पुलिस के जवानों का, जिन्होंने आज इस ग्राउंड में आकर यहाँ के कमेटी के नौजवानों को हिम्मत दिया कि स्थानीय पुलिस की टीम, स्थानीय थाना प्रशासन भी आपके साथ है, मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा। मीडिया के साथियों, मैं उनका भी आभार, उनका भी अभिनंदन करूंगा कि मीडिया के साथी जिनका हमेशा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में सहयोग रहता है। तो साथियों, ज्यादा समय जाया न करते हुए, आज गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया, और यह दिन बचपन से हमें बड़ा याद आता है। तो आज सबसे पहले इस मैदान में उपस्थित सभी भारतीयों को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आखिर गणतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी थी इस देश को। इस देश को पहले आजादी की जरूरत थी। अंग्रेजों के लंबे कालखंड के बाद, चाहे महात्मा गांधी रहे, पंडित नेहरू रहे, नेताजी बोस रहे, सरदार पटेल रहे, भगत सिंह आजाद या अशफाक उल्लाह खान रहे, आजादी सबसे पहले हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के वीरों ने आजादी लेने का काम किया। आजादी तो हमने सन 1947 15 अगस्त को मुकर्रर कर लिया, आजादी हमने पा लिया। लेकिन आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था, आजादी के बाद सबसे पहला सवाल था, किस आजाद भारत, इतनी बड़ी आबादी, इतने लोग इस भारत को चलाएंगे कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। क्योंकि आप भी जानते हैं, किसी की आस्था मंदिर में है, किसी की आस्था मस्जिद में है, किसी की आस्था गुरुद्वारे में है, किसी की आस्था गिरजाघर में है, तो किसी की आस्था किसी पेड़ के नीचे है। विविधताओं का भारत, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग
अलग अलग जाति संप्रदाय से जुड़े हुए लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग खाना भोजन खाने वाले लोग, अलग अलग कपड़ा पहनने वाले लोग, अलग अलग त्योहार मनाने वाले लोग, कैसे इनको चलाएंगे, कैसे? सबसे बड़ा चैलेंज। तब भारत के तमाम विद्वानों ने एक निर्णय लिया कि जैसे किसी के लिए पवित्र कुरान है, किसी के लिए पवित्र कुरान है, तो किसी के लिए पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है, तो किसी के लिए बाइबल है, तो चलिए सबको मिला के सबके एक आधार बनाकर एक नए भारत का, एक आधुनिक युग का ग्रंथ बनाते हैं जिसका नाम भारत का संविधान दिया जाता है। आज कहिए अगर भारत एक संवैधानिक देश नहीं होता, हम आजाद तो हो जाते, लेकिन क्या हम चल पाते? हम मानते हैं आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जो इंसान इंसान में भेद फैलाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मोहब्बत का देश है, ये मोहब्बत वालों का देश है। अरे हम आज 75 साल आगे आ चुके हैं। अगर संविधान भारत में नहीं लागू होता, अगर भारत एक लोकतांत्रिक देश नहीं बनता, ईमानदारी से कहिए क्या हम 75 घंटे आगे आ पाते? नहीं आगे आ पाते। हिंदू कहते कि हमारे रास्ते पे चलो, मुसलमान कहते हमारे रास्ते पे चलो, तो सिख कहते हमारे रास्ते पे चलो, तो सब कहते भाई हमारे रास्ते पे चलो। ये संविधान है मेरे साथियों, ये संविधान है मेरे देशवासियों कि आज हमें 75 साल आगे ला चुका है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है इस संविधान को, इस लोकतंत्र को, इसकी मर्यादा को अक्षुण्ण रखना है और जिंदा रखना है। आज अगर संविधान नहीं होता तो क्या होता? बादशाह के घर में बादशाह होता, राजा के घर में राजा होता, और यही था, यही दुनिया का इतिहास था, यही दुनिया का इतिहास था, यही भारत का इतिहास था कि राजा का बेटा ही राजा होगा, बादशाह का बेटा ही बादशाह होगा। लेकिन ये संविधान बना, और आज संविधान का चमत्कार देखिए, संविधान का सम्मान देखिए कि एक अखबार बेचने वाले शख्स को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को इस देश का सर्वोच्च रहनुमा बनने का मौका मिला। अगर संविधान नहीं होता, ईमानदारी से कहिए, एक अखबार बेचने वाले का बेटा भारत देश का पहला नागरिक बनता। आज वर्तमान की बात करिए, आज एक आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी बेटी आज भारत देश के सर्वोच्च सिंहासन पर बैठी है, वो लोकतंत्र के कारण। इसलिए इसकी मर्यादा, इसका मान रखना हम सभी भारतवासियों का कर्तव्य बनता है। और आज जो परिवेश आप देख रहे हैं, जो माहौल आप देख रहे हैं, यहां बहुत आवश्यक हो जाता है समझदार लोगों का सामने आने, बुद्धिजीवी लोगों का सामने आने का, बात करने का। आज जिस प्रकार से देश की विचारधारा को, आज जिस प्रकार से देश में विचारधारा के नाम पर, धार्मिक मान्यताओं के नाम पर लोगों के बीच विभेद उत्पन्न किया जा रहा है, लोगों के बीच मतभेद उत्पन्न किया जा रहा है, ऐसे में हमारा सूझबूझ के साथ आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। एक बात याद रखिए, भारत की खूबसूरती यहाँ की भाईचारा में है, भारत की खूबसूरती यहाँ के सौहार्द में है, और उसे जिंदा रखना, उसे सुरक्षित रखना हम सबों का कर्तव्य होना चाहिए। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर तमाम लोगों से मेरी यही अपील होगी, तमाम लोगों से मेरी यही राय होगी, और मेरा विशेष अनुरोध होगा कि इस गणतंत्र की मर्यादा को बनाकर रखें। और वही गणतंत्र है जो बिल्कुल आपको आजादी के साथ, आपको स्वतंत्रता के साथ, आपको अपने मौलिक अधिकारों के साथ, आपको धार्मिक स्वतंत्रता भी देता है। आप अपने धार्मिक अधिकारों का भी अनुपालन करें, आप अपने धर्म को श्रेष्ठ दिशा में ले जाएं, अपने धर्म का अनुपालन करें, बिल्कुल। लेकिन आज जो माहौल बन रहा है, उस माहौल को सीमित रखने के लिए पढ़े लिखे युवाओं का हर वर्ग, हर तबके से आना बहुत आवश्यक है। नहीं तो आप देख सकते हैं आज देश की विचारधारा क्या है, आज देश की परिस्थिति क्या है, आज भारत देश की शिक्षा का स्तर क्या है, रोजगार का स्तर क्या है, कोई उस पर बात नहीं करता है। हर कोई केवल धर्म पर बात सुनना पसंद करता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, लोकतंत्र की मर्यादा के साथ साथ एक बेहतर नागरिक होने का हमें परिचय देना है, और इस देश की उन्नति में अपना योगदान देना है, यह हमें सुनिश्चित करना है। ज्यादा समय नहीं लेंगे। अगला भाई कई दिनों से कह रहे थे कि गोविंदपुर में जो ओवरब्रिज निर्माण का कार्य हो रहा है,
उसमें स्थानीय नौजवानों को नहीं रखने का अनदेखी किया जा रहा है। मैंने पहले भी कहा था, आप एक प्रदर्शन की तैयारी करें, एक आंदोलन की तैयारी करें, जेल कैंप उसको लीड करेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा लोगों के अधिकार के साथ, लोगों की आवाज बनकर उनके साथ खड़े हैं। इसको आप तय कर लीजिए। क्योंकि अब खेल का मैदान है, थोड़ा सा खेल का बात करते हैं। और विशेषकर मेरे वो भाई सुनिएगा जो फिलहाल मैदान के अंदर कुश्ती कर रहे थे, जो मेरे भाई लोग मैच के रिजल्ट के बाद मैदान में आप एक दूसरे के दुश्मन बनकर बैठे थे, ये संदेश मेरा उनका होगा। और बिल्कुल विशेषकर आप इसको जरूर बढ़िया से रिकॉर्ड करिएगा, क्योंकि आए दिन ये सारी समस्याएं सामने हमारी आती हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो फिल्मों की नहीं, उपन्यासों की नहीं, एक वास्तविक घटना है। आपने नाम सुना होगा नेल्सन मंडेला का। जो स्थान भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का है, वही स्थान साउथ अफ्रीका की राजनीति में नेल्सन मंडेला का है। नेल्सन मंडेला, आपने 10वीं क्लास में इनकी कहानी पढ़ी होगी, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा। लेकिन मैं आज उस किताब के बारे में नहीं, एक वाक्य सुना रहा हूं। पहली बात तो मंडेला कौन थे आपको भी मालूम है, वह साउथ अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति थे। 300 साल गोरे लोग वहां राष्ट्रपति बने और नियम बन गया था, लेकिन अब मंडेला ने उस मिथक को तोड़ा और 300 सालों के बाद मंडेला उस कंट्री के राष्ट्रपति बने। अब एक बात है जो बात मैं विशेषकर उन भाइयों को सुनाना चाहता था जो बड़ी कुश्ती कर रहे थे। एक दिन की बात थी, मंडेला एक होटल में खाना खाने के लिए बैठे थे। होटल कहिए, ढाबा कहिए, रेस्टोरेंट, जो आपको मन लगे, अपना ढाबा भी बोल सकते हैं, खालसा भी बोल सकते हैं, और भी होटल का नाम आप लोग जानते हैं, जो अभी अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। कोई होटल में मंडेला खाने बैठे हैं। मंडेला जब बैठे थे तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के सामने सैकड़ों लोग रहते हैं, यानी जो वहां खाने बैठे थे उस आसपास में बहुत लोगों की भीड़ थी। लेकिन बगल लगभग वहां से 10-15 फीट की दूरी में और एक व्यक्ति खाना खा रहा था, वो अकेला था। मंडेला ने अपने सहयोगी, जो उनके सहयोगी होते हैं, जो उनके अंगरक्षक होते हैं, उनसे कहा कि उस शख्स को मेरे टेबल पर ले आओ, वो हमारे सामने खाना खाएगा। वो आदमी जो अकेला बैठा था, जब वो मंडेला के सामने आया, वो थर 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 कांपने लगा। खा रहा है, हाथ उसका कांप रहा है, वो खा रहा है, हाथ कांप रहा है, शरीर में पसीना दे रहा है। मंडेला ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस नोटिस किया कि थर 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 कांप रहा है। उस व्यक्ति ने खाना खाया, भोजन किया और वो चला गया कि सर हम निकलते हैं। जब व्यक्ति चला गया तो मंडेला के गार्ड ने पूछा, उसके सहयोगी ने पूछा कि सर, जब वो अकेला था, खुद था, आपके सामने कांपने क्यों लगा? अरे आप तो राष्ट्रपति हैं, आपके सामने कैसा डर? आपके सामने तो सबको सुरक्षित महसूस करना चाहिए। मंडेला ने बड़े प्यार से कहा, मंडेला राष्ट्रपति बनने से पहले 28 साल जेल में थे, आपको मालूम है ना? जैसे गांधी जेल में थे, नेहरू जेल में थे, भगत सिंह जेल में थे, मंडेला भी 28 साल जेल में थे। तो मंडेला ने कहा कि जो व्यक्ति जो थर थर कांप रहा था, असल में वो उस जेल का जेलर था, जिस जेल में मैं कैदी था, और ये कभी मुझे मारता था, कभी मुझे पीटता था, कभी मेरे जख्मों में नमक छिड़कता था, और कभी कभी तो पेशाब कर देता था। और आज वो सोच रहा है कि हम तो राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब उस जेलर को चाहेंगे तो कहीं भी फेंकवा देंगे। यार, इस देश में राजनीति वाले देखते करते हैं, क्या नहीं करते हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आज खेल का मंच है। राजनीति करने वाले लोग कम भयानक बदला लेते हैं, चाहे वो कितना बड़े पद में जाए। तो सबने, मंडेला ने वही कहा कि इसको लग रहा था कि शायद हम भी इससे बदला लेंगे, लेकिन ये भूल रहा है, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति बदला लेने के लिए नहीं, बदलाव लाने के लिए बना, इसलिए थर थर कांप रहा था ये जेलर, इसलिए थर थर कांप रहा था कि कहीं मैं बदला ना लूं। मैं बदला लेने के लिए यहां का राष्ट्रपति नहीं बना हूं, मैं बदला लेने के लिए राष्ट्रपति नहीं बना हूं, मैं बदलाव लाने के लिए बना हूं। ये नेल्सन मंडेला के विचार थे। तो मेरे साथियों, जो ग्राउंड में थे, आप बदलाव का भाव मत रखिए, बदलाव लाइए, बदलाव की सोच लाइए, चेंज का बदलाव करिए, अपने गांव को बदलिए, अपने आसपास के लोगों को बदलिए। आज हमारे गांव में पढ़ने लिखने बच्चे, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनकी संख्या कम हो रही है, जो रोजगार करने वाले हैं उनकी संख्या कम है। तो उनको
बदलाव अगर लाना है अपने गांव में लाइए, अपने टीम में लाइए, अपने दोस्तों के बीच लाइए, अपने जिले में लाइए, बदलाव लेकर आइए। ये मैं आपको संदेश दूंगा। और आपको नेल्सन मंडेला की उस कहानी से, उस घटना से सीखना चाहिए कि बदला नहीं, बदलाव की आवश्यकता। तो चलिए, मैं दोनों टीमों को बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल ये खेल होता है, खेल हमेशा, पता नहीं कुछ लोग भीड़ जाते हैं, कुछ लोग युद्ध क्यों कर लेते हैं। अरे खेल तो सबसे बेहतरीन जगह है भाईचारे का, खेल सबसे बेहतरीन जगह है भाईचारे का। आपको याद होगा इस देश के महान संत विवेकानंद जी कहते थे कि भारत के नौजवानों, अगर भारत को आजाद कराना है तो फुटबॉल खेलो। भाई काहे ऐसा कहते थे कि भारत को आजादी फुटबॉल के खेल से कैसे मिलेगी? आप क्रिकेट को भी ऐड कर ले, उस समय क्रिकेट प्रचलित नहीं था। ये विवेकानंद जी का कहना था कि फुटबॉल खेलो। क्यों भाई, काहे आजादी वहां कैसे मिलेगा? इसलिए कहते थे कि जब हम खेल के मैदान में आए, देखिए सब एक साथ बैठा है, कोई पूछा कि इसमें से हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, ब्राह्मण कौन है, कुर्मी कौन है, कोयरी कौन है, रजक कौन है, सोरेन कौन है, मुर्मू कौन है? पूछा भाई बताओ तो, कोई पूछा? एक दूसरे से बैठा कि नहीं? देखिए बैठा है कि नहीं लोग? कोई पूछा कि हम आपके बगल में नहीं बैठेंगे, आप फलाना जाति से हैं, हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे अपना ड्रेस, अपना खाना, अपना किट, क्योंकि आप अलग धर्म का मानते हैं। इसीलिए विवेकानंद जी ने कहा था फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलोगे, एक साथ बैठोगे, एक विचार में आओगे और देश आजाद होगा। अंग्रेज वही ना करते थे, डिवाइड एंड रूल। मुसलमान को बोलते थे भाई ये हो रहा है, हिंदू को बोलते थे ये हो रहा है, लड़ो तुम लोग। आज भी वही हो रहा है, लड़ रहे हैं, मजे से लड़ रहे हैं। तभी ना लड़का लोग का नाम बढ़ा दिया कि कहो नरेंद्र देश हमारा कहां जा रहा है। कहीं बढ़िया देख रहे, सब तो वही सुनना पसंद करता है कि हाँ पंडित जी डिबेट में आए हैं टीवी में, अरे मौलवी जी आए, चल ये मजा आएगा। कोई नहीं कहना चाहता है कि एजुकेशन का रेट आज क्या है, कोई नहीं कहना चाहता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या इकोनॉमी का, कि हमारा इकोनॉमी जो आज 90 रुपए के पार चला गया डॉलर के बराबर, कैसे उसके पहला बात तो जान लीजिए, कोई हवाई भाषण कितना भी दे, फिलहाल 100 सालों में भारत का इकोनॉमी $1 1 रुपये नहीं होगा। फिलहाल 100 साल में, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे विधायक हैं। बाकी अनपढ़ लोग आपके कह देगा कि अबरी हमारी सरकार बनाइए, हम डॉलर के बराबर कर देंगे, फिलहाल नहीं होगा। आने वाले 100 साल चैलेंजिंग है। हाँ, क्या हो सकता है कि हमारा डॉलर आज 90 में है, कल 85 आएगा, कल 60 आएगा, कल 50 आएगा, कल 40 आएगा, वो करीब आ सकता है डॉलर के। जो भी अंतर हो गया 90 के पार चला गया है, वो घट के 60 65 में आ सकता है, 50 में आ सकता है, फिलहाल बराबर तो नहीं होगा। तो उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है, उसको आइडिया ही नहीं कैसे लाएंगे। हम तो चैलेंज देते हैं। आप धनबाद के जितने भी विशेषकर केंद्र वाले नेता है, सांसद, छोड़िए राज्य वालों को भी, केंद्र के जितने नेता, खाली एक लाइन पूछिए कि अभी देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इकोनॉमी। अगर इनके पास इकोनॉमी है, वही लड़ा झगड़ा किसी के पास नहीं होगा, अच्छा नौकरी चाकरी है, तो इनको सिर्फ इतना बोलिए डॉलर और रुपया को इक्वल कैसे लाएंगे। पसीना पसीना नहीं कर लिया तो बेकार है, उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता है। तो इसलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, आज देश की समस्या हम सब की समस्या है, उसका समाधान तो वहां हमें चेंजिंग लाना होगा, उस सोच में हमें चेंजिंग लाना होगा। चलिए ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब हम इतना ही कहेंगे, क्योंकि ये क्रिकेट का मैदान है। बड़ा अच्छा आपने खेला, जो टीम जीत गई उनको हमारी ओर से खूब बधाई, और जो हार गई उनको अगले टूर्नामेंट के लिए आप अगले टूर्नामेंट की तैयारी करें। कहावत है ना कि मैदान में हारा हुआ जीत सकता है, मन से हारा हुआ नहीं जीत सकता है। मन को मत हारिएगा, मन से मत हारिएगा। तो भाई खेल एक भाईचारा है, खेल से भाईचारा बनता है, इसको बना के रखिए। खेल से ज्यादा भाईचारा कहीं नहीं होता है, क्योंकि हम आज भी, अभी भले हम 75 साल हो गए लोकतांत्रिक व्यवस्था के, लेकिन अभी भी हम लोग बेटी रोटी का रिश्ता समाजे में करते हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? गलत बोल रहे हैं कि अगला गलत बोल रहे हो? आज हम 75 साल आगे आ चुके हैं आजादी के लोकतांत्रिक व्यवस्था के, लेकिन आज भी हमारे 10% लोग होगा जो
ठीक है ओपन हो गया है, लेकिन आज भी हमारे मैक्सिमम जो सोच है कि भाई बेटी और रोटी का रिश्ता समाज में होगा, तो सबसे खूबसूरत खेल का मैदान है कि नहीं बताइए? क्या आप एक पास में बैठे हैं? एक पास में आदमी कभी नहीं बैठते भाई, एक पास में हमेशा साथ बैठा है। आप कहीं चले जाइए, आप किसी के घर में चले जाइए, फौज में जाइए, बिहार में जाइए या किसी पार्टी में जाइए, एक पास में हमेशा वो जात के साथ बैठा है, लेकिन खेल का मैदान होता है जो सबके साथ बैठता है। इससे खूबसूरत कैसे मिलेगा? इसको बना के रखिए, इसको बचा के रखिए, ठीक है? इसको बनाइए और इसको बचाइए। और अंत में इतना ही कहेंगे, खेल आपको बहुत कुछ सिखाता है, लड़ने, विकट हर परिस्थिति में लड़ने सिखाता है। अभी देखिए जो फकीर डी वाले थे 6 ओवर तक लगी मैच हार गए हैं, 6 ओवर तक इनको लगा मैच हार गए हैं, लेकिन बताइए आखिरी ओवर में जाके मैच जीतते हैं क्या? 12-15 रन था 12 बॉल में, इतना चौवा छक्का देले है तो 12 बॉल में 15 रन बचा लिया। तो वही खेल है, खेल आपको कभी नहीं हारने का जज्बा सिखाता है, कभी नहीं आप हारेंगे। खेल के मैदान में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो वहां आपको सबक मिलेगा, एक सीख मिलेगा कि कभी हारने वाला आपको जज्बा नहीं आपके अंदर आएगा। इसलिए नियमित खेल का पार्टिसिपेट करें, खेल के भागीदार बने, और बिल्कुल चूंकि हमारे खेलने से एक फायदा क्या है कि फिजिकली बहुत ही फिट रहेंगे, और आज के टाइम में देख ही रहे कि लोग कितने जल्दी बीमार हो रहे हैं, मानसिक रोग, आंख का रोग, कपार का रोग, कहां में रोग हो रहा है, होग रहा है कि नहीं? अरे एक समय था कि कम उम्र में प्रेम रोग लगता था, तो दूसरा रोग भी लग रहा है, लग रहा है कि नहीं? एक सुनते थे कि भाई वो क्या जी 16 साल में प्रेम रोग लगता था नौजवान को, अब तो हाथ का रोग लग गया, चश्मा चढ़ गया, बाल पक गया, नया रोग लग गया। क्या है? ग्राउंड से लोग नाता तोड़ दिया है, खेल के मैदान से लोग नाता तोड़ दिया है। इसीलिए खेलकूद बहुत आवश्यक है, खेलकूद में बने रहिए। एक कहावत है ना कि एक खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, बीमारी नहीं छू सकती। भले खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, बीमारी नहीं छू सकती। तो आपको तय करना है कि मैं बीमार रहना है कि नहीं रहना है। खेलिए 2 घंटा किसी भी उम्र में रहे, आप भी खेलिए, आप भी खेलिए। मुखिया जी पेट भर रहा है, खेलिए। विधायक प्रतिनिधि कोई बोल रहा है, खेलिए। अभी अगर खेलिएगा ना, मुखिया जी तोड़ा बोला यो, अभी अगर खेलिएगा तो जब रिटायरमेंट का समय आएगा तो नाती नतनी खिलाइएगा, और नहीं तो समय डॉक्टर में, मेडिकल में, मेडिकल ले मेडिकल ले मेडिकल ले मेडिकल। गलत बोल रहे हैं सब। बुढ़ापा मैंने की, बुढ़ापा में कोई इच्छा नहीं होता कि कोई इच्छा नतनिया के देख लेबै, नतिया के देख लेबै, ओकरा खेलेबै, ओकरा कोरे लेबै। पता चलो सब समय बेकार कर ली, भले टाका धनवान कतना बन गए, लास्ट खाली इंजेक्शन और दवे में 10 साल पार हो गलो, और कोकरो ईश्वर की कोकरो अल्लाह के टिकट आई गई। तो इसलिए खेलकूद नियमित, खेल हर एक स्तर से लीजिए। खेल स्वास्थ्य के रूप में लीजिए, जो नौकरी चाकरी करते हैं वो उसको स्वास्थ्य के रूप में लीजिए, जो नौजवान है उसको रोजगार के रूप में लीजिए कि हम खेलेंगे, आने वाला दिन राज्य में खेलेंगे, बढ़िया से हम कैरियर बनाएंगे। खेल को हर स्तर से लीजिए, कोई फिटनेस के रूप में लीजिए, कोई रोजगार के रूप में लीजिए, कोई मनोरंजन के रूप में लीजिए, कोई एक कनेक्शन के रूप में लीजिए, कोई एक रिश्ता नाता जोड़ने के रूप में लीजिए। खेल को किसी न किसी स्तर में अपने जीवन में रखिए, ये आपको आप कहेंगे। और हो सकता है झारखंड में बहुत जल्द, बहुत दिनों से पुलिस की बहाली नहीं आई है, हम लोग तो सदन में बार बार उठाते हैं, फिर उठाएंगे कि भाई बहाली निकालिए, और यदि बहाली आएगा तो सबसे पहले किसका होगा? खेलने वाले का, दौड़ने वाले का होगा। आज से आपके इधर भी निरसा तरफ कोलियरी है ना भाई, हमारा भी उधर मामा घर में कोलियरी है। वो कहावत था कि गाँवे की दर 2 चीजें टका कमाइबे। सेठ जी, गाँवे की दर 2 चीजें टका कमाइबे, एगो टड़िए तोड़ के ना तो मटिया कोड़ के। कहे अगर मानना की लाए मानो को मटिया कोड़ के का मतलब है कि आज से 70-80 का टाइम था, जो लोग मिट्टी काटने गए थे तो उस समय जो कलकत्ता से अधिकारी लोग आया कोलियरी में बाबू बन के, मैनेजर, सुपरवाइजर, जनरल मैनेजर, तो उन लोग जाके देखा कि भाई जड़िया झोड़ा कोड़ रहा है, चलो इसको कोयला खोड़ाते हैं। और उस समय 70 से 80 के बीच में हजारों आदमी जो मिट्टी काटता था उसको बीसीसीएल में नौकरी मिला था, सीसीएल में नौकरी मिला था। इसीलिए कहा था कि मटिया कोड़ के
आप जानिए दौड़ के मतलब है आप अपने गांव में चले जाइए 30 साल पहले, अगर गांव में सबसे पहले कोई नौकरी लिया हुआ झारखंडी आदमी, कोई झारखंडी अगर नौकरी लिया होगा, आपका दादा आपका परदादा, तो हवलदार जमादार चपरासी पुलिस में लिया होगा। तो इसलिए तो अभी भी दौड़िए, अभी भी दौड़ने से फायदा है, अभी भी दौड़ने से कोई घाटा नहीं है, अभी भी खेलने से कोई घाटा नहीं है। और अंत में एक लाइन यही कहेंगे, जीवन बार बार नहीं मिलता है, आप किसी एक फील्ड को चुनो और उसका एक्सपर्ट बनो। यदि आपको दौड़ने में मन लगता है, आप रोज 4 से 5 घंटा दौड़िए, लेकिन शर्त है इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपके जैसा दौड़ने वाला कोई ना हो। यदि आपको तैरने का मन करता है, आप रोज 4 से 5-6 घंटा तैरिए, लेकिन शर्त है इस जिले में, इस राज्य में आपसे बेहतर तैरने वाला कोई ना हो। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल किसने दिलाया मालूम है? माइकल फेल्प्स, जो तैरने वाले थे। हर एक जगह कैरियर है, हर एक जगह जिंदगी है, बशर्ते यह है कि आप उस जिंदगी को जी कैसे रहे हो। आपको मन कर रहा है आप दौड़िए, पहाड़ चढ़िए, आपको मन करता पत्थर फेंकिए ना भाई, पत्थर फेंकने का भी खेल होता है, रोज 4 घंटा पत्थर फेंकिए, लेकिन शर्त है आप उस फील्ड के मास्टर हो। लाठी फेंकने का मन कर रहा है तो लाठी फेंकिए भाला जैसा। जिस काम में आपको मन लगता है उसको शिद्दत से करिए, उसी काम में आपका कैरियर बनेगा। और एक बात, सपने सबके होते हैं, सपना देखना चाहिए, सपने हर एक किसी के होते हैं, सपना देखना चाहिए। अरे सबसे बड़ा उदाहरण तो जयराम मातो खड़ा है, विधायक बना है राज्य का। अगर बड़े सपने पूरे नहीं तो जयराम मातो कौन था भाई? वो जयराम मातो, पूरा दिल्ली का न्यूज में यही पूछा था, हु इज जयराम मातो, 29 ईयर्स ओल्ड, कौन है 29 साल का लड़का भाई? कौन जयराम मातो? आपके विधायक ठीक है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो क्यों है? उनके पिताजी है इसलिए है। बागमारा के विधायक क्यों है? उनके भाई सांसद है इसलिए है। आप आसपास जहां चले जाइएगा, बगल में जामताड़ा है, वहां मंत्री जी क्यों है? उनके पिताजी थे। आप कहीं चले जाइएगा, निरसा है, वहां भी चले जाइए, क्यों? उनके पिताजी थे। जयराम मातो बिना किसी बैकग्राउंड के यहां तक आया है, यानी सपने पूरे होते हैं। जयराम मातो मिट्टी के घर से यहां तक आया है। जयराम मातो विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन से यहां तक आया है। वृद्धा पेंशन हमारी मां को मिलता है, विकलांग पेंशन मेरे चाचा को मिलता है, और सॉरी वृद्धा पेंशन हमारी दादी को, विधवा पेंशन मां को, और विकलांग पेंशन हमारा चाचा को मिलता है। उस परिवार से जयराम मातो यहां तक आया है। सपने पूरे होते हैं, लेकिन शर्त है जब सपने पूरे होने का समय आएगा, उस समय आप कितना तैयार हैं, आपकी तैयारी उस दिन क्या है। सब किसी को मौका मिलेगा, हर एक व्यक्ति को चैंपियन बनने का मौका मिलेगा, शर्त है कि उस दिन आप कितने तैयार हैं। नहीं तो जयराम मातो यहां तक नहीं आता। क्यों आता? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। 4-5 हजार रुपए महीना में भी पेंशन आता था, कोई नौकरी चाकरी नहीं, कुछ नहीं। जब वो 2 साल का था, पिताजी और दादाजी एक ही साल मर गए, दुनिया छोड़ के चले गए। एक वो चाचा है, सगा चाचा, दोनों आंख नहीं है बचपन से, 100% विकलांग है। उस परिवार से जयराम मातो यहां तक आया है मेरे साथियों। इसलिए सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं, आपको सपने देखने का पूरा हक है, लेकिन उसके लिए आपको तैयारी करनी होगी, उसके लिए आपको पागल होना पड़ेगा। आज विधायक, लेकिन आप देखिए कहां है अभी? सिंदरी में। 2 घंटा पहले कहां थे? बोकारो विधानसभा में थे। सुबह कहां थे? डूमरी में थे। उससे पहले कहां थे? टुंडी में थे। विधायक लेकिन पूरा दुनिया घूम रहे अभी, जहां समस्या खड़ा हो जाता। तैयारी कीजिए, हर किसी को मौका मिलेगा। और एक बात, टैलेंट और ड्रीम दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपका टैलेंट क्रिकेट में है, लेकिन आपको मन करता है कि आप फुटबॉल का अच्छा खिलाड़ी बने, वहां आपको थोड़ा सा अपने साथ न्याय करना होगा। दोनों अलग चीजें, टैलेंट और ड्रीम। सबसे बड़ा उदाहरण सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का ड्रीम था बॉलर बनना, और टैलेंट क्या था? बैटिंग में। अगर खुदा ना खास्ता सचिन तेंदुलकर अपना ड्रीम के पीछे भागते, दैट इज माई ड्रीम, आई हैव टू फॉलो माई दिस ड्रीम, तो आज क्या होता? आज सचिन बॉलर बने होते। बॉलर बने होते कि नहीं? यदि सचिन का जो ड्रीम था, क्या ड्रीम था? टू बी ए फास्ट बॉलर, और यदि वो भागते आई हैव टू फॉलो माई ड्रीम, अपने ड्रीम के पीछे वो भाग जाते सचिन तेंदुलकर, और आज अगर वो फास्ट बॉलर बन जाते तो इतना पिटाई होता, इतना पिटाई होता। अभी 90 के टाइप का फास्ट बॉलर, ये आज दुनिया सचिन को नहीं जानती। तब किसी ने कहा
कि भैया आपका टैलेंट बैटिंग में है, कोशिश करिए आप बैटिंग में फोकस करिए। आज जब तक क्रिकेट रहेगा, देखो भाई कोहली सचिन का रिकॉर्ड वनडे में तोड़ सकता है, जो रूट उसका रिकॉर्ड टेस्ट में तोड़ सकता है, 1% दोनों रिकॉर्ड कोई नहीं फिलहाल तोड़ सकता है। क्यों? उन्होंने अपने टैलेंट, भले उन्होंने नहीं, किसी ने बताया कि टैलेंट तुम्हारा बैटिंग में है, उन्होंने बैटिंग को चुन लिया। तो इसलिए कभी आपके साथ ये परेशानी आएगी कि आपका ड्रीम कुछ और है और आपका टैलेंट कुछ और है। ऐसा नहीं कि भाई आपकी ड्रीम अगर कुछ और तो पूरा नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करना होगा, बहुत ज्यादा से ज्यादा। लेकिन कुछ चीज है जहां आपका टैलेंट है, जहां आप थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो काम निकल जाएगा। मौलवी साहब बेटा, इसलिए आपको अपने जीवन का चयन करना है, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। चलिए समय नहीं लेंगे, पुनः आज के इस कार्यक्रम में जितने भी हमारे साथी, जितने भी भाई बंधु, आयोजन कमेटी, मीडिया के बंधुओं, थाना की पूरी टीम और जितने भी जिनका भी सहयोग इस खेल के आयोजन में रहा, मैं उन सबों को बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर आयोजन समिति इकलाकदा के नेतृत्व में जो आयोजन समिति जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के लिए यहां बुलाया, मैं आपका मास्टर इकबाल जी, आबुल दा, अख्तर दा, सफीक दा, मुखिया साहब तो है, मुखिया साहब की नाम ले, अरे नया आदमी नाम ले ताकि भविष्य में 10 साल बाद मुखिया बन जाते, तो क्या जाना हो बना लिखना। कभी कभी